नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पीएम ने टीम इंडिया के तौर पर मिलकर हालात से निपटने का जताया भरोसा। राज्यों को सप्लाई चेन सुचारू रखने और जमाखोरी मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्रियों ने की केंद्र सरकार के कदमों की सराहना। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया। कहा, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एलपीजी समेत देश में ऊर्जा के पर्याप्त भंडार मौजूद। पैनिक और अफवाहों से बचने की अपील। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने दी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर घटाई 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी। वित्त मंत्री ने कहा, उपभोक्ताओं के हित में लिया गया फैसला। तो हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन की आशंका से किया साफ इनकार। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक में यह बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहे हिंसा के मामले। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा। कई दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाने की घटना। इलाके में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। बसंती हिंसा मामले में चुनाव आयोग हुआ सख्त। थाना प्रभारी को किया निलंबित। सीआरपीएफ के खिलाफ ममता बनर्जी के धमकी भरे बयान पर चुनाव आयोग ने राज्य के सीईओ से तलब की रिपोर्ट। देखते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि टीम इंडिया की तरह काम करते हुए देश इन परिस्थितियों से भी बाहर आएगा। प्रधानमंत्री ने आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए सप्लाई चेन बनाए रखने पर भी जोर दिया। वहीं कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया। कृषि क्षेत्र के लिए जरूरी उर्वरक वितरण के लिए प्लानिंग करने पर भी प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया। वहीं सीमावर्ती राज्यों और तटीय इलाके वाले राज्यों को बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर विशेष ध्यान देने की बात कही। अफवाहों, भ्रामक खबरों को रोकने और सही सूचनाओं को प्रसारित करने पर जोर दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को मुख्यमंत्रियों द्वारा सराहा गया। पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क हटाए जाने पर और एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों की भी उन्होंने प्रशंसा की। और मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मैंने आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना तथा उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। अगली खबर, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यह राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की रफ्तार को तेज करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है। हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में किसी भी घर में बेरोजगारी होगी। निवेशकों का एक विश्वास जमा है और आज हम देखते हैं कि जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी जेवर
निवेशकों की इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कायम थी, यहाँ किसानों का सहयोग रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। अच्छा दिख रही साहब, हमें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है, हमें तो बढ़िया लग रहा है साहब। एयरपोर्ट है तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एयरपोर्ट के आने से सर एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी। हमारी जो जमीन खंडर पड़ी थी यहाँ, आज हमारे मौज आ रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़ी आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है, जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये दोनों हवाई अड्डे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे एयर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम होगा, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में की जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, जेवर। एक और महत्वपूर्ण खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20% की वृद्धि कर दी है। इस्पात और वाहन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब कुल कोटा बढ़कर 70% के स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि इस अतिरिक्त आपूर्ति में इस्पात, वाहन, कपड़ा, रंग, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं। मित्तल ने पत्र में स्पष्ट किया, अभी तक वाणिज्यिक गैस का आवंटन संकट पूर्व के स्तर का 50% ही दिया जा रहा था, जिसमें अब 20% की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी के बाद गैर घरेलू एलपीजी की कुल आपूर्ति अब संकट शुरू होने से पहले वाली मांग के 70% तक पहुंच जाएगी। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत सरकार वैश्विक संकट के दौर में सतर्क है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिए हैं कि दुनिया में बढ़ती कीमतों का बोझ भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए सरकार ने इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले का उत्तराखंड के उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे दैनिक खर्च में राहत मिलेगी और महंगाई का असर कुछ हद तक कम भी होगा। बहुत राहत मिलती है। 10 रुपये प्रति लीटर का मतलब हुआ कि आदमी
एक को बहुत सुकून मिल जाता है। 100 रुपये का अगर तेल लगता है तो उसमें पहले 40 किलोमीटर चलती थी, 50 किलोमीटर चली गाड़ी। बहुत सही है, गरीब आदमी के लिए बहुत फ़ायदा है। नहीं, एक पॉजिटिव पहल है केंद्र सरकार की, इसमें और भी सरकार पहल ले सकती है। संसद के दोनों सदनों ने ट्रांसजेंडर पर्सन अधिकार का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये कानून पहचान के निर्धारण के लिए मेडिकल बोर्ड की संस्तुति को अनिवार्य बनाता है। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस बिल के पास होने के बाद भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से ये खास बातचीत की है। हमारे साथ है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। और संसद के दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल पास हुआ है और अब वो कानून का शक्ल लेगा। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 2019 का जो अधिनियम था, आखिरकार इसमें अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा सरकार को? 2026 का जो संशोधन अधिनियम है, ये संशोधन अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, उनके गौरव को बढ़ाने वाला और उनको सम्मान के साथ में और गरिमा के साथ में जीने का अवसर प्रदान करने वाला है। जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड गठन होने से उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। ये मेडिकल बोर्ड तो उनको और अधिक सशक्त बनाने के लिए, विशेष रूप से वो व्यक्ति जिनको कि पहले मतलब सुरक्षा की आवश्यकता है, इस तरह के प्रयासों से ट्रांसजेंडर समुदाय को उनका किसी भी तरह से अहित होने वाला नहीं है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ में उनके साथ में खड़ी है। इस तरीके से समाज में जो दिव्यांग पर्सन है या समाज में आपके SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी नौकरियों में और अन्य क्षेत्रों में भी, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी ऐसी कुछ व्यवस्था हो भविष्य में? हमारे उभयलिंगी समुदाय का सशक्तिकरण की जब बात आती है तो केंद्र सरकार के साथ साथ इसमें राज्य सरकारों को भी इसमें उतनी ही संवेदनशीलता के साथ में आगे आना पड़ेगा। जो समुदाय आधारित संगठन है, नागरिक समाज संगठन है, NGO हैं, इन सबको जो है ना ट्रांसजेंडर समुदाय की इनकी कठिनाइयों को समझना, इनकी आकांक्षाओं को समझना, इनकी समस्याओं को समझना और समझकर उनके निराकरण के सामूहिक रूप से कदम आगे बढ़ाना पड़ेंगे। ये थे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, जिनका कहना है ये ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय मेन स्ट्रीम में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ उनकी शिक्षा, रोजगार और संरक्षण में भी यह बिल या यह कानून मदद करेगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, TT न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर, केंद्र सरकार ने 2026 के लिए टीवी रेटिंग्स और प्रसारण नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे टीवी रेटिंग सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। नई नीति के तहत लैंडिंग पेज व्यूअरशिप को TRP में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही एजेंसियों के लिए नेटवर्थ की शर्त 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए सैंपल साइज बढ़ाया जाएगा और डबल ऑडिट सिस्टम लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये नीति टीवी मापन प्रणाली को अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनाएगी। और अब विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की CRPF जवानों को कथित धमकी को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के CEO से रिपोर्ट तलब कर ली है। दरअसल ममता बनर्जी एक वीडियो में CRPF जवानों को खुले तौर पर धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। ममता इस वीडियो में सभी महिलाओं और लड़कियों को पोलिंग बूथ पर मौजूद रहने को कह रही हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ममता बनर्जी किसी भी स्थिति में से निपटने के लिए घर के रसोई बर्तनों का इस्तेमाल करने के लिए भी कह रही हैं। तो वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान तनाव के बाद हिंसा भड़क उठी। सूत्रों के अनुसार हर साल की तरह शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर रघुनाथगंज में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न गांवों के लोग रैली लेकर रघुनाथगंज के मैकेंजी पार्क की ओर रवाना हुए। इसी क्रम में अलोपुर क्षेत्र से भी एक शोभा यात्रा आ रही थी। तो आरोप है कि जब जुलूस आलर ऊपर सीसातला इलाके में पहुंचा तो गाना बजाने को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ बहस हो गई। स्थिति तेजी से गर्मा गई और दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। जुलूस पर पथराव करने का भी आरोप लगा, जिससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बाद में जब बड़ा जुलूस शहर की परिक्रमा के लिए निकला तो फूलतला मोड़ के पास फिर से तनाव फैल गया। एक तरफ पथराव जारी रहा तो वहीं दूसरी तरफ जुलूस के आगे बढ़ने से स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। आरोप है कि उग्र भीड़ ने फूलतला मोड़ के पास कई फलों की दुकानों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। तनाव के कारण केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी CAPF को भी तैनात किया गया है।
उधर पश्चिम बंगाल के बसंती में हुई हिंसा की घटना पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि रिपोर्ट मिली है और पुलिस ने मारपीट और कानून की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। We have got a report from the DO and police has filed a specific case also for assault and other section of law and investigation is going on. वहीं केरला में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और शशि थरूर का नाम भी शामिल है। इन सभी नेताओं को केरला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार देने की जिम्मेदारी दी गई है। और अब कुछ और खबरें। लद्दाख के जोजिला दर्रे के पास बड़ा हादसा हुआ है, जहां दयाल स्लाइड इलाके में हिमस्खलन की चपेट में कई वाहन आ गए। इस दर्दनाक घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस बीच एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। वर्ष 2026 के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड समारोह का आयोजन शुक्रवार को नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतिष्ठित समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे सर्वोच्च और प्रतिष्ठित समारोह में से एक माना जाता है। इस वर्ष 18 श्रेणियों में 25 पुरस्कार दिए गए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने के आह्वान पर जोर दिया और कहा कि आज समय आ गया है कि जब देश में विशेषकर अंग्रेजी मीडिया को पश्चिमी विचारों के प्रभाव से बाहर निकलना चाहिए। Sriman Narendra Modi ji has emphasized the need to consciously shed the colonial hangover. I'm sorry to say, this is the biggest mindset. Still we have not come out, though we have got our freedom in 1947. Still our mindset is influenced mostly by the colonial rule or the Western thinking. Especially the newspapers should come out of it, the media should come out of it. We should have our own original thinking. We should know what is right and what is wrong for the entire humanity. We should not follow simply what they say is right. अगली खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने नई दिल्ली में मंथन 5.0 2026 का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने संस्कृति, जलवायु और इतिहास, विशाल भारत से सीख विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत की। साथ ही विशाल भारत सांस्कृतिक और सभ्यतागत चेतना पुस्तक का लोकार्पण भी किया। सम्मेलन में कई विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों और मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि युद्ध की विभीषिका के बीच भारतीय दर्शन पूरे विश्व को शांति और संयम का संदेश देता है। उन्होंने युवाओं को जीवन में राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने का संदेश भी दिया। आज युद्ध से शांति की ओर, भ्रष्टाचार से विकास की ओर, कट्टरता, हिंसा और असहिष्णुता से सद्भाव की ओर, ताकि दुनिया के अंदर मजहबों के नाम पर दंगे ना हो और जंग ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर आज का ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। अगली खबर, देश की राजधानी में 7 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IFFD का आगाज हो चुका है। शानदार उद्घाटन के साथ ही दिग्गज फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया है। इसके साथ ही IFFD 2026 ने दिल्ली के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान भी बना लिया। आयोजकों को उम्मीद है कि 7 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों की भारी भीड़ और उनका उत्साह बरकरार रहेगा। तो देखिए DD न्यूज़ की संवाददाता तन्वी तनेजा की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IFFD 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप जलाकर दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की 125 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी।
सितारों से सजा भव्य उद्घाटन समारोह के साथ दिल्ली शहर अब देश के उन चुनिंदा भारतीय शहरों में शामिल हो गया है जिसने अपने स्तर पर वैश्विक फिल्म समारोह की मेजबानी करने का गौरव हासिल किया है। फेस्टिवल के उद्घाटन के दिन फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी चेहरे एक ही मंच पर नजर आए। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर उनके लंबे और शानदार करियर को सलाम किया गया। वहीं दूसरे दिन आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा दर्शक पहुंचे। इस मौके पर आमिर खान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होना उनके लिए गर्व की बात है। आमिर खान ने पहले सफल वर्ष के लिए महोत्सव के आयोजकों को भी बधाई दी। दिल्ली फिल्म फेस्टिवल के लिए मेरी शुभकामनाएं सुनील जी को, जिन्होंने इसे शुरू किया, और सदास को तो आप जानते हैं इस फेस्टिवल के पीछे हैं। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी शहर में फिल्म फेस्टिवल हमेशा समुदाय के लिए एक शानदार अनुभव होता है। उन्हें फिल्में देखने और फिल्म डायरेक्टर से बातचीत करने का मौका मिलता है। यह बहुत ही अद्भुत है। फेस्टिवल में स्पेनिश फिल्म समिति ने भी अपनी 2 फिल्में दिखाई, जिसमें फिल्म लस्ट फॉर लाइफ ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और अपनी फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर के लिए वाकई बहुत बहुत खुश हूँ। तेलुगु के दिग्गज अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण ने भी दर्शकों के सामने अपनी हिट फिल्म भगवंत केसरी प्रस्तुत की। बनाओ बेटी को शेर, यही कॉन्सेप्ट से हमने फिल्म बनाया और लोगों ने वो एक्सेप्ट किए थे। इस कार्यक्रम का एक और मुख्य आकर्षण द ग्रेटेस्ट एक्स्ट्रावेंगेजा ऑफ सिनेमाज आर्ट नामक सिनेमा प्रदर्शनी है, जिसका क्यूरेशन अग्रणी अभिलेखागार विशेषज्ञ निवेले तुली ने किया है। देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार। राज कपूर, दिलीप कुमार, हर एक की अलग ऊर्जा थी। फिर सचित, डीवी, मिनाज सेन, विकी पाटिल का दौर आया। फिर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान का दौर आया। भारतीय दर्शकों के लिए एक हीरो कभी पर्याप्त नहीं होता। यह एक जटिल समीकरण है और उस अर्थ में त्रिमूर्ति उस ऊर्जा को स्थिर करती है। तो वह प्रदर्शनी इसके बारे में है। और आमिर खान जाहिर है शाहरुख खान और सलमान खान के साथ कई सालों तक वह भूमिका निभाते रहे। सलमान जाहिर है 31 मार्च तक चलने वाला ये आयोजन न केवल फिल्म प्रेमियों के लिए उत्सव है, बल्कि नए विचारों, तकनीक और कहानियों को समझने का भी मौका है। तन्वी तनेजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अगली खबर, पूरी दुनिया में आज धूमधाम से विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की पहल पर शुरू हुआ ये खास दिन आज रंगकर्म और कला के विकास में एक बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। तो हमें दीजिए इजाजत और जाते जाते विश्व रंगमंच दिवस पर देखिए हमारे संवाददाता सचिन मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। रंगमंच एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी को समझने के लिए जिंदगी से बाहर आना पड़ता है। यहां न कट का विकल्प होता है और न ही रिटेक की गुंजाइश, यानी जो कुछ भी है वो बस इसी पल में है। आज जब पूरी दुनिया 64वां विश्व रंगमंच दिवस मना रही है, तो सवाल तकनीक और थिएटर की टक्कर का नहीं, बल्कि उस एहसास का है जिसे हम स्क्रीन के पीछे भूल चुके हैं। थिएटर मेरे लिए सिर्फ एक दिवस नहीं है, बल्कि उसने मुझे राह दिखाई है। मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे देखूं। मैं ये नहीं कहूँगी कि थिएटर से हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं या समाज बदल सकते हैं या दुनिया बदल सकते हैं, वो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने आप में बदलाव जरूर ला सकते हैं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत रंगमंच से ही करी थी। NST आकर नाटक का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद मैंने फिल्में करी, धारावाहिक करे, लेकिन रंगमंच से मेरा लगाव कभी छूटा नहीं। कहते ना कि आप पहला प्यार नहीं भूलते, तो रंगमंच मेरा पहला प्यार है और आज तक मैं नाटक कर रही हूँ। साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना और 1962 में चीन कोक्ट्यू के पहले संदेश से शुरू हुआ विश्व रंगमंच दिवस का सफर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच चुका है।
हालांकि हॉलीवुड अभिनेता विलियम डेफो एआई के इस दौर में थिएटर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इस साल के अपने संदेश में डेफो ने कहा है कि डिजिटल शोर के बीच थिएटर मानवीयता और संवाद की सबसे जीवंत आवाज बनकर उभर रहा है। एआई का ज़माना है, लेकिन थिएटर जो है बहुत आगे जा रहा है। थिएटर ही जिंदा रहेगा और थिएटर ही बाद में सारा दुनिया को यूनाइट करेगा और मनोरंजन को भी जारी रखेगा। नाट्य शास्त्र की रचना के बाद से ही भारतीय रंगमंच अनगिनत बदलावों का साक्षी रहा है। मोहन राकेश के आधे अधूरे की शहरी घुटन हो, गिरीश कर्नाड के हैवदन का लोकरंग, या फिर भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा का सामाजिक प्रहार, भारतीय रंगमंच ने हमेशा समाज के लिए आईने का काम किया है। एक सुकून मिलता है थिएटर करके, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है क्रिएटिव थिएटर करके। और जो भी मैं आज सिनेमा में कर रहा हूँ, जो भी मेरा अभिनय है, उसमें थिएटर का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा जीवन जो है 360 डिग्री रंगमंच की वजह से बदला है। आज रंगमंच सिर्फ कला नहीं बल्कि रोजगार और आर्थिक संभावनाओं का नया पावर हाउस बनकर उभर रहा है। 2026 का ये विश्व रंगमंच दिवस गवाह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बादल सरकार और मोहन राकेश जैसे दिग्गजों की विरासत अब डिजिटल दौर के नए कलाकारों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। नाट्य शास्त्र में कहा गया है, नाट्य भिन्न रूपम लोकवृतानो कीर्तकम, यानी रंगमंच हमारी और आपकी जिंदगी की ही एक परछाई है। यदि हमें किसी समाज को समझना है तो उसके रंगमंच को देखना चाहिए। वास्तव में थिएटर ही वो माध्यम है जहां कला और वास्तविकता का मिलन होता है, क्योंकि फिल्में पर्दे पर रचे गए एक सपने हैं, लेकिन थिएटर उस जिंदगी का नाम है जिसे हम मंच पर हर सांस के साथ जीते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ मैं सचिन मिश्रा, डीडी न्यूज़।